हेलो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम शुरुआत करेंगे रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर, क्योंकि आप सबकी कई बार डिमांड आ चुकी थी कि सर आपने एनटीपीसी करवा दिया, ग्रुप डी के नहीं करवा रहे हैं। तो इस वजह से हमने अब ग्रुप डी का भी शुरू कर दिया है और इसके बाद एएलपी और टेक्नीशियन भी हम शुरू करने वाले हैं। तो आज ये 39 नंबर है और इससे 1 से 38 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। तो दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और आपकी तैयारी में चार चांद लगते रहें। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो, आज के क्वेश्चन साइंस का दिया है और पहला ही क्वेश्चन है। देखो, इसमें एक फिगर दिखाया गया है और इसमें बताया गया है कि आयोडीन की हम बूंद डालते हैं यहाँ पर, और इसमें ये जूस भरा हुआ है पोटैटो का। तो पोटैटो जूस में अगर हम आयोडीन मिलाते हैं तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी कि नीला और काला में चेंज हो जाता है ये जो कलर है किसका, पोटैटो का जूस। तो ये किस वजह से हो रहा है? तो दोस्तों, ये क्या होता है कि जो आयोडीन होता है स्टार्च को काले और ब्लू में चेंज कर देता है, यानी कि नीले और काले में चेंज कर देता है स्टार्च को। कौन? आयोडीन। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ फिर आते हैं। तो देखो, यहाँ पर चौथा नंबर अगर देखोगे तो लिखा है आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो ये बात सही है, चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है, अविलेय अवक्षेप का मतलब है जो घुले ना, उन अवक्षेप को उत्पन्न करती है, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें नीचे की तरफ बैठ जाता है अवक्षेप और वो घुलता नहीं है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। पहला उत्तर सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन मैथ का है। पिछले वर्ष रंजना का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 हो गया है। पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कुल मिला के कहना चाहता है कि पिछले साल उसका वेतन इतना था, अब हो गया है इतना, तो बताना यह है कितने प्रतिशत बढ़ गया है। तो इन दोनों का अगर अंतर निकालोगे तो यहाँ पर अंतर निकल करके आएगा 4,160 आएगा अंतर निकल के, और नीचे लिख दो जो पहले वाली वैल्यू थी वो थी 34,500, यानी कि डबल जीरो और गुणे में यहाँ पर 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12%। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 12%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित, मतलब 2 स्थानों तक बताना है। तो देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर ये जरा देखो कि 47 को पढ़ा गया था 41, मतलब कितना हमने कम पढ़ा था? 6 कम पढ़ा था, तो 6 कम पढ़ा था हमने। टोटल संख्याएं कितनी हमारे पास? 36। तो यहाँ पर लिख दो नीचे 36, काट दो तो आ जाएगा कितना? 1/6। इसको आगे बढ़ा दो तो 0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 10 आएगा, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 छंग 36, फिर 4 6 छंग 36। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.17 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि अभी जो माध्य बढ़ेगा वो 0.17 और बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था? 42 था, तो 42 तो रहेगा और इसमें बढ़ जाएगा 17। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 42.17। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब राज्य दिया है और उसकी भाषा दिया है। तो मेघालय में गारो खासी आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। आंध्र प्रदेश तेलुगु, और केरल में क्या बोला जाता है? केरल में कन्नड़ नहीं बोली जाती है, मलयालम। तो मणिपुर में मैतई बोली जाती है। तो ये गलत आंसर हो जाएगा, ये तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है सभी पंचायत संस्थानों में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? यानी कि जितनी भी पंचायतें हैं हमारे यहाँ, उसमें से कितना % जो है, कितना भाग है वो महिलाओं के लिए है? तो हमेशा 1/3 रखा गया है महिलाओं के लिए, यानी कि अगर 3 होगा तो उसमें से 1 हिस्सा महिलाओं का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन है, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है, यानी कि बेलनाकार है, उसका आयतन बताना है, कुल मिला कहना चाहता है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r कितना है?
7 गुणे में 7 कर दो क्योंकि पाई आर स्क्वायर है और h की वैल्यू है यहाँ पर 20 लिख दो। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करा दो, 7 दूनी 14 आएगा, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, गुणे में 20 लिखेंगे। अब इसका भी गुणा करा दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा, जीरो लगाएंगे तो कम 3 और यहाँ पर आ जाएगा जीरो, तो 30 80 आंसर हमारा आ जाएगा 3080। तो ऑप्शन नंबर चौथा देखो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा गया है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अब प्रतिरोध इसका ज्ञात करना है तो देखो R है, अगर इसको 2 भागों में काटा गया होगा तो R/2 हो जाएगा ना, क्योंकि R/2 पहला और R/2 हो जाएगा दूसरा, तो ये भाग हो जाएंगे इसके। तो प्रत्येक भाग के प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो ये भी आधा हो जाएगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं और इसमें कहा जा रहा है अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। यानी कि वहाँ का जो अपार्टमेंट है उन्होंने बोला है कि जो सूखा कचरा होगा और जो गीला कचरा होगा उसको अलग अलग फेंकना है, रखना है। तर्क क्या दिया जा सकता है कि ऐसा क्यों बोला गया है, तो सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है। तो कर दिया है अनिवार्य, तभी तो यहाँ पर जुर्माना लगाया जाता है कि अगर जो नहीं करेगा उसके लिए जुर्माना पड़ेगा, तो ये सही हो जाएगा पहला वाला। जबकि दूसरा में क्या बोला जा रहा है, कचरा पृथक्करण यानी कि कचरे को अलग अलग करने के लिए, सुगम बनाने के लिए, उसको और आसान बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। तो बिल्कुल कराए गए होंगे, तभी तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग न करने पर तो अलग अलग डस्टबिन होंगे, सूखा और गीला वाला, तभी इनको यहाँ पर हिदायत दी जा रही है। तो ये वाला भी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब देख लो, तो ऑप्शन नंबर तीसरा अगर ध्यान से देखोगे तो तर्क पहला और तर्क दूसरा दोनों कथन का समर्थन करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए, और इसमें से ये देख रखा गया है। अब इसको सरल करने के लिए पहले इसको तोड़ लो, तो 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 की पावर 3 आ जाएगा, और इसको 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 और गुणे में 2 बराबर 8 लिख सकते हैं। 8 की पावर 2 है तो ऊपर लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 9 9 81 और गुणे में 1 9 और कर दो क्योंकि 3 बार दिया था, और 8 8 हो जाएगा यहाँ पर 64। अब देखो 9 के नाम 9 8 72 हो जाएगा, प्लस में 64 करेंगे, इसको जोड़ दो, 9 4 13 होता है, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 793 हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो तीसरा वाला यही लिखा हुआ है जो कि करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन में क्या है, जैसा जैसा बोला जा रहा है हम वैसा ही ठीक बनाते जाएंगे। तो कथन बोला गया है सभी फोन टैबलेट हैं, तो बना लेते हैं, पहले एक ऐसे कर दो और यहाँ पर एक ऐसे कर दो, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पर कह रहा है कि सभी फोन, तो फोन को मैं लिख देता हूँ PH, और क्या है टैबलेट है, तो यहाँ पर टैबलेट को TB लिख दो। ठीक है, जब सभी वर्ड आ जाता है तो सभी जिसके साथ लगा होता है वो अंदर होता है। अगला देखो, सेकंड में कह रहा है कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा अलग हो जाएगा ये वाला। तो कोई टैबलेट क्या है, कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं कैलकुलेटर लिख देता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेटर नहीं है। अब कह रहा है कि सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं, तो सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं, तो इसका मतलब कि ड्राइव इसके अंदर आएगा, जितनी भी ड्राइव है, तो यहाँ पर ड्राइव को मैं DR लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं इन दोनों से देख करके। तो कह रहा है कुछ ड्राइव फोन है, तो देखो ड्राइव तो इसके अंदर है, फोन इसके अंदर है, तो ये बात तो बनी नहीं। कुछ कैलकुलेटर फोन है, तो कुछ कैलकुलेटर फोन है, देखो कैलकुलेटर इस गोले में आ रहा है और फोन आ रहा है इस गोले में, दोनों अलग अलग गोले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मिल रहे हो, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कुछ कैलकुलेटर, कुछ की बात छोड़ो, इसमें कोई सभी कैलकुलेटर नहीं है जो फोन हो। अगला कह रहा है कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, तो कोई टैबलेट मतलब ये TB वाला जो है कोई ड्राइव नहीं, ये बात सही है क्योंकि ये सर्कल अलग है और ये सर्कल अलग है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में तीसरा वाला सही था, केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक देख रखा है सीक्वेंस, और इसमें से बताना है कि साइन अगर चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। इसमें सीक्वेंस है और इसको हम सही करते हैं, तो जितने भी यहाँ पर साइन दिया है उनका यूज करना है। तो मान लो हम कि तीसरा वाला यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 20, और इसको भाग लगा दो तो हो जाएगा भाग 4, और यहाँ पर लिखा है गुणे 6, तो गुणे 6 कर दो,
और इसके बाद है प्लस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। इक्वल में लिखा है 14 और यहाँ पर है आगे प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 18। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 5 आएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, तो 30 + 2 आएगा। और यहाँ पर इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा 32 और इधर वालों को जोड़ने पर 32 आ रहा है और इसको भी जोड़ेंगे तो 32 आएगा। 32 = 32 हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ की साइड सेम आ रही हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 7 मित्र PQRSTU एक वृत्ताकार मेज के परता मतलब कि चारों ओर बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ मुंह करके। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। तो एक मान लो हमने बना लिया सर्किल बड़ा सा ऐसे करके, और इसमें कितने लोग हैं 3 और 3 6, एक 7 लोग हैं। तो इनको बैठा देते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। अब इसको देखो यहाँ पर हम देखते हैं आगे। अब जैसे जैसे अब बोला जा रहा है हम ठीक वैसा ही करेंगे। 7 मित्र हैं मान लिया। अब कह रहा है Q और S के बीच में केवल R बैठा है। तो मान लो कि यहाँ पर Q बैठा है, Q और कौन होगा यहाँ पर S, तो मान लिया यहाँ पर S होगा। इसके बाद में क्या है Q और S के बीच में कौन बैठा है, और आगे देखो यहाँ से देखते हैं। कह रहा है कि V जो है Q के दाहिनी ओर तीसरा है, तो V Q के दाहिनी ओर तीसरा कहाँ होगा, ये होगा, तो ये तीसरा हो जाएगा 1 2 और तीसरे नंबर पे। ठीक है। अब कह रहा है V U के बाईं ओर तीसरा है। V जो है U के बाईं ओर, तो U तो अभी है नहीं पता, तो यहाँ पर कह रहा है बाईं ओर तीसरा, तो तीसरा बैक आ जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 3। यहाँ से देखो ये हो जाएगा यहाँ पर U। और क्या बोला जा रहा है इसमें, R के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है हमें ये बताना है। तो पहले बाकी बचे हुए जो 1 2 हैं इनको सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास बचा है ये वाला भी और बचा है ये वाला। अब कह रहा है यहाँ पर देखो P और V के बीच में T बैठा है, तो P यहाँ पर अगर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा T, बस हो गए सारे। अब देखते हैं, कह रहा है कि R के दाहिनी ओर ठीक बगल में कौन है, तो R ये है, इसके दाहिनी तरफ कौन बैठा है, S बैठा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सेकंड वाला S राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ये मैथ का है। कह रहा है यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है, और यदि अपनी चाल को बढ़ा दे 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी बताना है। तो देखो हमारे पास फार्मूला होता है S1 × S2 अपान S1 - S2, और इंटू में होता है T1 प्लस का T2 और नीचे लिखते हैं 60। ये फार्मूला अगर आ गया आपको तो आसानी से कर लोगे। S1 का मतलब होता है पहली चाल, तो पहली कितनी है 3 गुणे में दूसरी चाल कितनी है, ये है 4, तो हो जाएगा 3 4, और 4 3 का अंतर होता है 1 गुणे में। अब T1 + T2 हम कब करेंगे, जब एक बार वो पहले पहुंच जाए और दूसरी बार में लेट हो, या पहली बार लेट हो दूसरी बार में जल्दी, ऐसा करके। तो देखो 20 मिनट 30 मिनट, तो 20 30 हो गया 50 और बटे में हो जाएगा 60, क्योंकि मिनट को घंटे में चेंज करें तो नीचे 60 लिखेंगे। अब देखो अगर हम 0 0 काट देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 3 1 कम 3, 3 दूनी में 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 5 गुणे में 2 आएगा। तो इसको मैं और सही से लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे 5 5 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 10। तो सही उत्तर हो जाएगा 10 किलोमीटर, ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। तो ये किशोरावस्था में होता है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है मैथ का क्वेश्चन। कहा जा रहा है यदि एक गोले का आयतन इतना है तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा। तो व्यास हमें पता चल जाएगा अगर त्रिज्या हमें पता चल जाएगी। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है। अब आगे देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 36 पाई। तो देखो पाई से पाई कट गया और 4 से कट गया, 4 9 36 हो जाएगा। और आगे देखते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा r³ बराबर में ये हो जाएगा 9 गुणे में 3। तो अब देखो r की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 गुणे 3 लिख सकते हैं 9 को, तो मतलब हो जाएगा 3 गुणे में 3 गुणे में 3, या ऐसे कर लो 3 की पावर 3 लिख दो, ये से ये काट दो, तो r की वैल्यू आ जाएगी कुल मिला के 3। तो r की वैल्यू हमारे पास आएगी r बराबर 3। तो हमें बताना है डायमीटर व्यास, तो r का दोगुना ही तो होता है, तो 3 गुणे 2 कर दो, तो 6 जो आएगा वो हमारा व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन कितना आसान होता है और पूछ लिया जाता है। कह रहा है 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल बताना है। तो देखो गुणनफल होता है अल्फा और बीटा। मान लो अगर दो मूल हैं इसके, तो अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। c का मतलब होता है जो कांस्टेंट वैल्यू है जैसे 6, और a का मतलब होता है जो x² के गुणे में होता है। तो 3 है तो यहाँ पर लिख दो 3, बराबर काट दो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 2 आंसर हो जाएगा इसका। तो देख लो तीसरा वाला सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो अधिकतम परमाणुओं की संख्या किस में होती है, तो ये होती है सल्फर में, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो सल्फर में सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या होती है। तो देखो इसका जो आंसर था वो गलत दिया गया था हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पर होता है जो पोटेशियम हो जाएगा इसका 15, नियॉन का होता है 10 और आर्गन का होता है 18, सल्फर का होता है 16। तो देखो 16 से ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर है वो है आर्गन का 18, तो 18 सबसे बड़ा नंबर आ रहा है इनमें से। तो सही उत्तर हमारा होना चाहिए था तीसरा वाला, जबकि रेलवे ने दिया था इसका चौथा, जो कि गलत आंसर है। अगला है मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है। तो ये होता है समोच्च रेखी जुताई होती है, जिसमें हम एक ऐसे कर देते हैं जिसमें रेखी बना देते हैं और उसमें से पानी जो होता है वो बहता नहीं है, उसी में भर जाता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। तो ये 1910 में पारित हुआ था संग्रहालय। ठीक है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है। तो ये मुंबई पे है। हाजी अली दरगाह आपने सुना होगा, और अजंता एलोरा गुफाएं भी पूछ लिया जाता है कई बार, उनको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत से लोगों ने छोड़ दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन में से आता है। इसमें कहा जा रहा है ये एक दे के रखा है वैल्यू, और कह रहा है इनमें से मान किसका है। दशमलव के मान को पहले काउंट कर लो। दशमलव के बाद देखो 1 अंक, 2 अंक, क्योंकि जोड़ते जाओ, और ये दशमलव के बाद 4 इधर, तो 6 अंक। कुल मिला के दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए। तो देख लो टोटल कितने हो रहे हैं। अगर मान लो कि हम पहला वाले को ले लेते हैं तो इसमें 4 अंक हैं और 6 अंक हैं, 7 अंक, जबकि हमें कितने चाहिए, 6 अंक केवल चाहिए। यहाँ पर 2 अंक हैं दशमलव के बाद, यहाँ 4, 6 और यहाँ 8, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा में देखो 3 अंक और यहाँ पर 3 अंक, 6 अंक हो रहे हैं और हमें 6 अंक चाहिए दशमलव के बाद। तो बस सही उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा। लेकिन अगर चौथा भी चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए। इसमें से देखो चौथा वाले को चेक करेंगे तो ये 2 अंक, 1 अंक 3 हो गया, और 3 2 5 अंक, तो हमें चाहिए 6 लेकिन 5 अंक हैं, तो ये सही उत्तर नहीं है, तीसरा ही सही है। अगला क्वेश्चन है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है। तो जल प्रदूषण जब होता है तो हम कहते हैं ई कोलाई कोलीफॉर्म हो जाता है, तो हम कह देते जल हमारा प्रदूषित हो चुका है। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट देखते हैं 1.25 नंबर का, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि व्यंजक एक दे के रखा है 3a माइनस 4b माइनस 2c का होल स्क्वायर, तो विस्तारित रूप होगा। तो कुल मिलाकर कहना चाहता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप लगाएंगे, तो ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे कॉपी में तो ये इसका पहला उत्तर सही आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको ट्राई करना कॉपी में करने के लिए, और फिर बताना कितने लोगों का सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन पेपर एंड हो गया, यहीं तक था। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कोई समस्या है या कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपने इसके सारे क्वेश्चंस शुरू से देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियोज़ में हमने करवा दिए हैं, 1 नंबर से उठाया था, और इसके भी पहले के सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो लिखा है रेलवे वीडियोस, उसमें क्लिक करेंगे तो यह पिछले वर्ष का पेपर है, तो उसको क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट्स आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप अगला वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगले पार्ट की, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट अगला पार्ट भी इसका देख सकते हैं। तब तक रिकॉर्ड हो चुका होगा। और फ्रेंड्स, अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, आप जानते होंगे कि रेलवे के लिए मैथ और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैथ्स की हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं और प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है गणित वीडियोज़ के नाम से। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट्स, सारे चैप्टर्स आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आसानी से उनको आप पढ़ सकते हैं, और बहुत कम समय में सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड भी हमने बताया है। तो आप एक बार चेक कर लेना, फिर बताना आपको वीडियो कैसे लगी है।
तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।